स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी। पांचवा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा हुआ। इसमें दो कविताएं उनकी ली गई हैं। एक पहली है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय वगैरह दिया हुआ है। उनका जन्म जो है बंगाल में हुआ 1899 में। मूलतः वो गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और आगे देखें, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। अर्थात इनके जितने भी परिवारजन थे, अधिकांश जो है वो असामयिक निधन का शिकार हो गया। अर्थात जीवन में बहुत ही कम उम्र में उन सबका निधन हो गया और 1961 में स्वयं निराला जी का भी देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। आगे देखते हैं। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्रण की रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्हें सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये याद रखने वाली बात है। छायावादी जो 4 मुख्य कवि माने गए हैं, 4 स्तंभ, उनमें से इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। अर्थात जो शोषित वर्ग है उनके प्रति इन्होंने कविता में सहानुभूति दिखाई है, लेकिन जो शोषक वर्ग है, सत्ता वाले वर्ग हैं, उनके प्रति इन्होंने प्रचंड प्रतिकार का, विरोध का भाव भी दिखाया है। आगे देखते हैं हम लोग। जो दोनों कविताएं ली गई हैं यहाँ पर उनका परिचय है। देखिएगा तो पहली जो कविता है उत्साह है, उसका परिचय हम लोग पहले देख लेते हैं। ये उत्साह कविता जो है वो असल में एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब लोगों को बुलाना, पुकारना, किसी भी काम को करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। और ये जो है बादल को संबोधित है। तो आह्वान गीत जो है वो किसको संबोधित है? बादल को। बादल को संबोधित करके, बादल को पुकार करके कवि कह रहा है। अब क्या क्या कह रहा है वो समझिएगा। यदि आप ये कविता का परिचय समझ लेते हैं तो आपको काव्य जब मैं पढ़ाऊँगा, अर्थ जब उसको बताएंगे, तो आपको समझना बहुत आसान रहेगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। बादल निराला का प्रिय विषय है, बिल्कुल सही है। बादल राग नाम की इनकी बड़ी लंबी कविता है। आपने शायद पढ़ी हो, और न पढ़ी हो तो मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अर्थात यहाँ पर बादल को आह्वान किया गया है कवि के द्वारा, और उसको 2 तरह के कार्यों के लिए आह्वान किया है। पहला जो कार्य है वो तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, और दूसरा जो है वो बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव। विध्वंस मतलब विनाश कर देना, तोड़फोड़ करना। विप्लव मतलब बाढ़ आदि आ जाना। तो इस तरह से बादल को 2 कामों के लिए आह्वान किया गया। यहाँ पर बादल को एक तरह से आप क्रांति दूत के रूप में भी समझ सकते हैं कि निराला जी चाहते हैं कि बादल आए और जो बेचारे शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन दूसरी तरफ जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनका विनाश करें। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिएगा। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। तो कवि जो है वो जीवन को किस दृष्टि से देख रहा है? समग्र दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से, ओवरऑल। कविता में ललित कल्पनाएं भी की गई हैं। ललित मतलब सौंदर्य या सुंदरता से संबंधित कल्पनाएं भी की गई हैं, और क्रांति चेतना भी है। अर्थात क्रांति यानी बदलाव, सुंदर कल्पनाएं भी की गई हैं और बदलाव के लिए विनाशकारी कल्पनाएं भी की गई हैं। तो दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। जब दलित, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग की बात आएगी तो वहाँ पर ललित कल्पना है, अर्थात उन लोगों के जीवन को और सुंदर बनाने का प्रयास करना है। जबकि अत्याचारी वर्ग के लिए यदि बात की जाए तो वहाँ पर ये क्रांति चेतना के रूप में कवि ने कल्पना की है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही बात है। यदि हम समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो साहित्य ही है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि साहित्य में जैसा लिखा जाएगा उसको पढ़ करके समाज वैसे ही ढंग से बदल भी सकता है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। तो ये तो थी उत्साह नामक कविता। इसको जब पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ समझ में आएगा।
दूसरी जो कविता है उसका नाम है अट नहीं रही है। ये कविता फाल्गुन मास जो होता है उसकी मादकता को, उसके नशीलेपन को, उसकी मस्ती को प्रकट करती है। कवि फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता, सर्वव्यापक मतलब सब जगह पे फैली हुई सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तब हर तरफ फाल्गुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। पहले तो कवि ने कहा कि फाल्गुन मास बहुत सुंदर होता है, फिर बाद में कहा है कि यदि मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फाल्गुन का सौंदर्य दिखाई देता है और उल्लास दिखाई पड़ता है। उल्लास मतलब प्रसन्नता या खुशी। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फाल्गुन की तरह सुंदर व ललित बना दिया है। तो इस प्रकार से दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है उसमें शुद्धतम रूप से फाल्गुन मास और उसी के समान जीवन में सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से दोनों कविताओं का परिचय हो गया। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये परिचय को आप लोग याद रखिएगा। पहली कविता जो है इसका नाम है उत्साह। देखिएगा ये बादल और उनमें बिजलियां गरजती कड़कती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। ये हम लोग आए हैं पहली कविता में। देखिएगा पहली कविता जिसका नाम है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधार, ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो बादल गरजो। तो ये कविता का पहला पद है। देखिएगा इसमें कवि ने आह्वान किया है बादल से कि हे बादल गरजो, और गरजना है लेकिन दो संदर्भों में गरजना है, ऐसा हम कविता के परिचय में जान चुके हैं। एक जो गर्जना रहेगी वो दलित शोषित वर्ग के आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और दूसरी अत्याचारी वर्ग के विनाश और विध्वंस की गर्जना रहेगी। तो घेर घेर घोर गगन, घेर घेर यानी चारों तरफ से घेर करके, घोर गगन यानी बड़े और विशाल गगन को, अर्थात पूरे आसमान को चारों तरफ से ही बादलों घेर लो, और धाराधार, ओ धाराधार मतलब मूसलाधार बारिश जो होगी, धाराधार एक के बाद एक बूंदें जो गिरेंगी पूरी धार जैसी बन जाएगी, इस तरह से बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, हे बादलों तुम लोग ललित, ललित मतलब सुंदर, काले घुंघराले, और काले और घुंघराले नजर आ रहे, घुंघराले अर्थात गोल गोल घूमे हुए एक दूसरे में उलझे हुए के समान। बाल कल्पना कैसे पाले, और हे बादलों तुम लोग देखने में किसी बच्चे की कल्पना के समान लगते हो। बाल कल्पना कैसे, ये देखिए यहाँ पर तुलना की गई है, बाल कल्पना कैसे, इसमें यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ये याद रखना आपको। और आगे बढ़े, विद्युत छवि उर्मे, लेकिन तुम्हारे हृदय में, उर्मे मतलब हृदय में क्या है, विद्युत छवि बिजली की छाया है। बादलों में बिजलियाँ रहती है वो आप जानते हैं। कवि नवजीवन वाले, कवि कहता है कि हे बादलों तुम लोग तो नए जीवन वाले हो, अर्थात नया जीवन देने वाले हो। और आप समझ ही सकते हैं जब बादल आते हैं, बारिश होती है तो किस प्रकार से सभी को नया जीवन मिलता है। नए पेड़ पौधे आ जाते हैं, नए वनस्पतियाँ उग जाती हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के जीव जंतुओं, मनुष्यों, पशुओं आदि के लिए भी पानी का आना नए जीवन का संचार है, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा आप समझते होंगे। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, लेकिन इस नवजीवन में भी जो है वो क्या है, वज्र छिपा हुआ है। वज्र यहाँ जो है वो कठोरता का प्रतीक है, अर्थात हे बादलों तुम जब आते हो, बारिश होती है, बूंदें गिरती है तो बहुत से प्राणियों को नया जीवन मिलता है। दलित शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों को इच्छाएं, कामनाएं पूरी करने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ तुम्हारे अंदर वज्र भी छिपा हुआ है, और वो वज्र जो वो कठोरता है वो अत्याचारी वर्ग को, शोषक वर्ग को विनाश करने, उनको नष्ट करने का कार्य भी करती है। इस प्रकार से कवि कह रहा है, नूतन कविता फिर भर दो, हे बादलों तुम इस प्रकार से लोगों के जीवन में एक नई कविता, नूतन मतलब नई कविता के रूप में जीवन को फिर से भर दो। और फिर से अंत में आह्वान किया है बादल गरजो। आगे बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। इस कविता में बस दो ही पद है। दूसरा पद देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। ये जो है विकल विकल, ये तो यहाँ पर तो एक ही शब्द को जो है दो बार प्रयोग में लिया गया है, अर्थ दोनों बार एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। लेकिन उन्मन थे उन्मन, विकल मतलब बेचैन होता है। उन्मन में जो शब्द लिए गए हैं यहाँ पर, ये उन्मन शब्द के दो अर्थ हैं। पहली बार उन्मन शब्द का अर्थ है अनमना, अर्थात किसी भी काम में मन न लग रहा हो तो, उदास हो तो उसको अनमना कहेंगे।
और दूसरा बार जो उन मनाया है उसका अर्थ है उनका मन। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो जो बेचारे में शोषित वर्ग के लोग हैं जिन पर अत्याचार होते हैं वो लोग हैं, उनका मन बहुत बेचैन है और अनमना है, उदास है। ये इस पंक्ति का अर्थ निकलेगा। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व में जो है सारे के सारे लोग गर्मी से परेशान हैं। एक संदर्भ में यदि बात की जाए तो गर्मी से परेशान है, धूप से परेशान, और दूसरे संदर्भ में यदि बात की जाए तो उच्च वर्ग के लोगों के अत्याचारों से वो परेशान है। विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा, निदाग मतलब यहाँ पर गर्मी या पीड़ा या दुख या अत्याचार, इस तरह से आप इसका अर्थ निकालेंगे। विश्व के निदाग के सकल जन, सकल मतलब सभी जन यानी लोग, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और जैसे ही ये कवि ने बादलों का आह्वान किया, बादलों को पुकारा, तो क्या हुआ है, आए मतलब आ गए अज्ञात दिशा से, उस दिशा से जो ज्ञात नहीं है। कौन सी दिशा से आए ये पता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से बादल आ गए अनंत के घन, और ऐसे बादल जिनका कोई अंत न हो, अर्थात बहुत सारे। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, ये जो धरती है जो तप रही है, जल रही है, इसको फिर से ठंडी कर दो, अर्थात पानी गिरा करके इसको थोड़ा शांत करो। दूसरे अर्थों में यदि कहा जाए तो हे बादलों, तुम आकर के इन शोषित वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को फिर से जीवन में खुशियाँ दो, बादल गरजो। इस प्रकार से अंत में फिर से कवि ने आह्वान किया है कि हे बादलों, अब तो तुम गरजो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगली जो कविता है अट नहीं रही है, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।